131 टू 135। चैप्टर 131, काव्यांजलि का जन्मदिन। एक हाफ मेरिडियन, क्योंकि तुमने जो फौज किया है वह एक हाफ मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी है। असल में मयंक मल्होत्रा द्वारा छोड़ी गई लेगेसी एक पूरी मेरिडियन फोर्जिंग डिवाइन एबिलिटी थी, लेकिन क्योंकि श्रेया मल्होत्रा उस भारी ताकत को सहन नहीं कर पा रही थी, तुम दोनों ने उसे आधा आधा बांट लिया और सारी गड़बड़ यहीं से शुरू हुई। ये हाफ मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी तुम्हें तब बहुत बड़ा फायदा देगी जब तुम्हारी कल्टीवेशन सोल्सी रेल्म में ब्रेक थ्रू करेगी, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। लेकिन अगर तुम्हारी कल्टीवेशन सोल्सी रेल्म के पीक पर पहुंच जाती है और तुम मेरिडियन फोर्जिंग शुरू करते हो, तो सबसे पहली मुसीबत जो तुम्हारे सामने आएगी वह इस हाफ मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी को पूरा करने की होगी। किसी डिवाइन एबिलिटी की मेरिडियन फोर्जिंग करना पहले से ही बेहद मुश्किल काम है, लेकिन एक अधूरी हाफ मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी को पूरा करना उससे भी कहीं ज़्यादा कठिन है। हो सकता है कि भविष्य में तुम्हारी तरक्की इसी हाफ मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी पर आकर पूरी तरह अटक जाए और तुम एक इंच भी आगे न बढ़ पाओ। यही तुम्हारी बदकिस्मती है। इसलिए ये हाफ मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी तुम्हारे लिए वरदान है या श्राप, ये पूरी तरह तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारी कल्टीवेशन स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म या सोल्सी रेल्म पर ही रुक जाती है तो ये हाफ मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर तुम मेरिडियन फोर्जिंग करने के काबिल बन जाते हो तो यह एक बहुत बड़ी बदकिस्मती साबित होगी। कल्पना के विपरीत यश सिन्हा के चेहरे पर निराशा की कोई लकीर नहीं उभरी। इसके बजाय उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। इंस्ट्रक्टर राघव, मुझे लगता है आप गलत सोच रही हैं। मेरे हिसाब से यह हाफ मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी पूरी तरह से एक वरदान है, इसमें बदकिस्मती वाली कोई बात ही नहीं है। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, वह कैसे? देखिए, अगर मैं भविष्य में मेरिडियन फोर्जिंग नहीं कर पाया तो इस हाफ मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी का होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा, है ना? हाँ, लेकिन अगर तुम मेरिडियन फोर्जिंग कर पाए तो क्या ये बदकिस्मती नहीं होगी? हाँ, अगर मैं भविष्य में मेरिडियन फोर्जिंग कर पाया और मैंने अपनी ट्रू एसेंस 5th लेवल की कल्टीवेशन के साथ ही वह मेरिडियन फोर्जिंग डिवाइन एबिलिटी हासिल कर ली है जिसे पाने के लिए सैकड़ों 10 दशकों तक मेहनत करते हैं, तो क्या मैं उनसे दशकों आगे नहीं निकल गया? बात तो सही है, लेकिन इस हाफ मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी की वजह से तुम शायद आसानी से मेरिडियन फोर्जिंग न कर पाओ। क्या तब भी यह बदकिस्मती नहीं होगी? जरूरी नहीं है। चूंकि मेरे पास ये हाफ मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी इतने पहले से है, तो आने वाले समय में ये यकीनन मुझे ऐसे मौके और फ़ायदे दिलाने में मदद करेगी जो मुझे शायद पहले कभी नहीं मिल पाते। हो सकता है यह मुझे कुछ ऐसे हेवन डिफाइंग मौके दिला दे जहां तक आम इंसान पहुंच ही नहीं सकते। शायद मेरी मेरिडियन फोर्जिंग करने की क्षमता इसी की बदौलत मुमकिन हो जाए। क्या पता, मुझे इस हाफ मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी को पूरा करने का कोई मौका ही मिल जाए। भला ये बदकिस्मती कैसे हो सकती है? चाहे जैसे भी देखें, यह एक बेहतरीन बात है। इतना कहकर यश हल्के से हंस पड़ा। तुम्हारी सोच सच में बहुत खुली हुई है। इंस्ट्रक्टर राघव की आंखों में तारीफ की एक झलक तैर गई। वैसे इंस्ट्रक्टर राघव, मेरी यह हाफ मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी आखिर है क्या? यश ने पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह ऑक्सिलरी मेरिडियन फोर्जिंग डिवाइन एबिलिटी स्वॉर्ड हॉट क्लैरिटी होनी चाहिए। इंस्ट्रक्टर राघव ने कहा, ऑक्सिलरी मेरिडियन फोर्जिंग डिवाइन एबिलिटी स्वॉर्ड हॉट क्लैरिटी। असल में जिन्हें मेरिडियन फोर्जिंग डिवाइन एबिलिटी कहा जाता है वे भी मार्शल स्किल का ही एक खास रूप होती हैं, लेकिन वे आम मार्शल स्किल से कहीं ज़्यादा ताकतवर और हेवन डिफाइंड होती हैं। मार्शल आर्टिस्ट मेरिडियन फोर्जिंग डिवाइन एबिलिटीज़ को ऑक्सिलरी, ऑफेंसिव, डिफेंसिव और स्पीड जैसी श्रेणियों में बांटते हैं और हर श्रेणी के अंदर कई उप श्रेणियाँ होती हैं। ये स्वॉर्ड हॉट क्लैरिटी ऑक्सिलरी स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटीज़ में से एक है। भविष्य में जब तुम्हारी कल्टीवेशन एक ऊंचे स्तर पर पहुंचेगी तब इसकी खासियतें अपने आप साफ हो जाएंगी। ओह, यश के मुंह से एक लंबा ओह निकला। तो इस स्वॉर्ड हॉट क्लैरिटी का मुख्य काम क्या है? ये तुम्हारी स्वॉर्ड दाव की क्षमताओं को पूरी तरह से बढ़ा देती है। चाहे वह तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने की स्पीड हो, तलवार के वार की ताकत हो, या फिर स्वॉर्ड दाव की समझ ही क्यों न हो, जिसमें स्वॉर्ड दाव कॉन्सेप्ट की गहराइयाँ भी शामिल हैं। एक बार इस स्वॉर्ड हॉट क्लैरिटी डिवाइन एबिलिटी को कल्टीवेट कर लेने के बाद इन सब में ज़बरदस्त सुधार आ जाएगा, इंस्ट्रक्टर राघव ने समझाया। तभी तो उस लेगेसी के बाद मेरी एक मामूली कोल्ड प्लम स्वॉर्ड आर्ट ने जब कोल्ड प्लम आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट के साथ मिलकर काम किया तो उसने अर्ली स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के एक मार्शल आर्टिस्ट को मौत के घाट उतार दिया। और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोल्ड प्लम स्वॉर्ड आर्ट के कई उलझे हुए पहलू अचानक मेरी समझ में आ गए हों। थोड़ी देर रुककर यश ने दोबारा पूछा, वैसे इंस्ट्रक्टर राघव, उस ताकतवर तलवार की रोशनी का क्या जो तब निकली थी जब मेरी डिवाइन थॉट इस स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी पर केंद्रित हुई थी? वह तलवार की रोशनी तुम्हारी ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन है जो तब बनी थी जब तुमने इस स्वॉर्ड हॉट क्लैरिटी डिवाइन एबिलिटी को हासिल किया था। याद रखना, हालांकि ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन बहुत ताकतवर है, लेकिन भविष्य में जहां तक हो सके इसका इस्तेमाल करने से बचना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, इंस्ट्रक्टर राघव ने उसे चेतावनी दी। क्यों?
क्योंकि तुम्हारी स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी तुमने अपनी खुद की मेरिडियन फोर्जिंग से हासिल नहीं की है, बल्कि तुम्हें विरासत में मिली है। तुम्हारे पास उससे जुड़े अनुभव और समझ नहीं है। इसलिए जब तक तुम स्वॉर्ड दाव के जरूरी अनुभव हासिल नहीं कर लेते और इस स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी को पूरा नहीं कर लेते, हर बार इस्तेमाल करने पर इस ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन की ताकत घटती चली जाएगी। यश ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन उसने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे याद था कि उस दिन उसके शरीर में समाने वाली ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन कम से कम 30 से 40 हज़ार रेशों जितनी थी। थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इंस्ट्रक्टर राघव की अगली बात ने यश को यह विचार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी पूरी तरह से इसी ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन की ताकत से बनी है। इस ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन से नष्ट होने वाली ताकत का हर एक कतरा तुम्हारी स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी की ताकत को कम कर देगा। अगर भविष्य में तुम्हारी स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी कमजोर पड़ जाए तो मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले आगाह नहीं किया था। रास्ते भर यश लगातार सवाल पूछता रहा और इंस्ट्रक्टर राघव धैर्यपूर्वक उसके हर सवाल का जवाब देती रही, जिससे यश को कई ऐसी बातें समझ में आईं जो वह पहले नहीं जानता था। इससे उसे बहुत बड़ा फायदा हुआ। 2 लोगों के होने के बावजूद इंस्ट्रक्टर राघव के उड़ने की रफ्तार बेहद तेज थी। उन्होंने 2 घंटे के भीतर लगभग 2000 मील का सफ़र तय कर लिया। चलो सीधे फेरी पीक चलकर काव्यांजलि से मिलते हैं। वह लड़की पिछले कुछ दिनों से लगातार सिर्फ तुम्हारी ही बातें कर रही है। अरे हाँ यश, जरा सच बताओ, तुम फेरी पीक पर इतने लंबे समय तक रहे, क्या तुमने परी काव्यांजलि के साथ कुछ किया? इंस्ट्रक्टर राघव ने आंख मारते हुए उसे कोहनी मारी। यश एकदम सन्न रह गया। ये इंस्ट्रक्टर राघव कुछ ज़्यादा ही बेबाक थी ना। ये बात वैसे तो 2 पुरुषों के बीच की थी, लेकिन अब एक बेहद खूबसूरत महिला के मुंह से ये सब सुनना सच में अजीब लग रहा था। यश ने तुरंत इस बात से साफ इनकार कर दिया। तुम लड़के अभी भी नाटक कर रहे हो। मैं काव्यांजलि को पिछले 7-8 साल से जानती हूँ। मैंने आज तक उसे किसी के लिए इतना फिक्रमंद नहीं देखा। सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इंस्ट्रक्टर राघव के सवालों से यश तंग आ चुका था। सच में कुछ नहीं किया। यश ने बहुत ही गंभीरता से सिर हिलाकर हामी भरी। फिर तो तुम बहुत ही निकम्मे हो। तुम फेरी पीक पर काव्यांजलि के साथ 1-2 महीने से रह रहे हो ना। कभी कभी थोड़ी सी शराब ही सारा काम आसान कर देती है। यश को अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। क्या ये सच में काव्यांजलि की अच्छी बहन थीं? परेशान यश ने ध्यान ही नहीं दिया कि इंस्ट्रक्टर राघव की आंखों में एक अजीब सी चमक तैर गई थी। इंस्ट्रक्टर राघव के साथ फेरी पीक लौटने पर जो नज़ारा यश के सामने आया, उसने उसे थोड़ा नाराज कर दिया। फेरी पीक पर शिवांग ताजे फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता और एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स हाथ में लिए काव्यांजलि के आगे पीछे चक्कर काट रहा था। काव्यांजलि, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए 100 अलग अलग तरह के फूल तोड़कर लाया हूँ और मैंने ब्लैक वाटर रॉयल सिटी के इमोर्टल वाइल्ड रेसिडेंस में तुम्हारे लिए टेबल भी बुक की है। शिवांग ने फूल और तोहफा आगे बढ़ाते हुए खुशामद भरे लहजे में कहा। यश के लिए खुशी की बात यह थी कि काव्यांजलि शिवांग के इस तरह करीब आने से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। आज काव्यांजलि का जन्मदिन है। हवा में तैरते हुए ही यश ने इंस्ट्रक्टर राघव से पूछा। हाँ बिल्कुल। अचानक आसमान में हवा के तेज बहाव की आवाज ने काव्यांजलि का ध्यान खींचा। उसने ऊपर देखा तो इंस्ट्रक्टर राघव और यश लौट रहे थे। देखते ही देखते काव्यांजलि के माथे पर पड़ी सिलवटें गायब हो गईं। उसके चेहरे पर एक दिल जीत लेने वाली मुस्कान खिल उठी और वह उनका स्वागत करने के लिए हवा में उड़ चली। दीदी राघव, यश, आप लोग आ गए। उसने इंस्ट्रक्टर राघव का अभिवादन किया, लेकिन उसकी पूरी नज़र सिर्फ यश पर टिकी थी। इतनी देर क्यों लग गई? तुम ठीक तो हो ना? भला ये ठीक क्यों नहीं होगा? तुम्हारा प्रेमी तो बस पागल होते होते बचा है। इंस्ट्रक्टर राघव ने चुटकी ली। काव्यांजलि बुरी तरह घबरा गई। उसने प्रेमी वाली बात को नज़रअंदाज करते हुए बेचैनी से कहा, तुम्हारी डिवाइन सोल को फिर से नुकसान पहुंचा है क्या? मैंने तुम्हें समझाया था ना। रुको, मैं पहले तुम्हारे लिए थोड़ा सा स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड तैयार करती हूँ। यश हल्के से मुस्कुरा दिया। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उमड़ आया। इंस्ट्रक्टर राघव की छेड़छाड़ के बीच काव्यांजलि को आखिरकार सारी बात समझ में आ गई और वह इंस्ट्रक्टर राघव के साथ हंसी मजाक करने लगी। नीचे खड़े शिवांग को, जो हाथ में फूल और तोहफा लिए खड़ा था, बेहद अपमानित और अकेला महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्टर राघव, यश और काव्यांजलि आखिरकार जमीन पर उतरे और शिवांग फिर से किसी गोंद की तरह उनके पीछे पड़ गया। काव्यांजलि, देखो, समय होने वाला है, हमें निकलना चाहिए। आज तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए मैंने इमोर्टल वाइल्ड रेसिडेंस की पूरी मंजिल बुक की है, अपने दोस्तों को बुलाया है और जश्न के लिए संगीत और नाच का भी इंतजाम किया है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा भी खरीदा है जो तुम पर खूब जंचेगा। अगर हम अभी नहीं निकले तो काफ़ी देर हो जाएगी। शिवांग ने करीब आते हुए कहा। ये सुनते ही काव्यांजलि का चेहरा, जो बसंत के फूलों की तरह खिल रहा था, पलक झपकते ही बर्फ जैसा ठंडा और सख्त हो गया।
सीनियर ब्रदर शिवांग, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि मैं वहां नहीं जाना चाहती और मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। शिवांग का चेहरा अचानक बेहद फीका पड़ गया। जब शिवांग इस शर्मनाक स्थिति में फंसा हुआ था, तभी इंस्ट्रक्टर राघव अचानक बोल पड़ी, तुमने इमोर्टल वाइल्ड रेसिडेंस की पूरी मंजिल बुक की है? हाँ बिल्कुल, शिवांग ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। कुछ खाने का ऑर्डर दिया? बिल्कुल दिया है, शिवांग ने गर्व से अपनी छाती ठोकी। आखिर यह काव्यांजलि का जन्मदिन है, मैं कंजूसी कैसे कर सकता हूँ? काव्यांजलि, इमोर्टल वाइल्ड रेसिडेंस के पकवान स्पिरिट क्रिस्टल्स के बदले बिकते हैं। वहाँ का सबसे सस्ता पकवान चिल्ड श्रेडेड 100 याओ बीस्ट स्पिरिट टेंडेंस आधा लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल का आता है। मेरा दिल कब से उसे खाने का कर रहा था, पर मैं पैसे खर्च नहीं कर पाती। आज कोई दिल खोलकर दावत दे रहा है तो क्यों न तुम मुझे भी साथ ले चलो। इंस्ट्रक्टर राघव ने काव्यांजलि की बाँह हिलाई। काव्यांजलि अपने उसूलों की पक्की लड़की थी। इंस्ट्रक्टर राघव के इतना जोर देने पर भी वह नहीं मानी। दीदी राघव, मेरा सच में जाने का मन नहीं है। क्यों न किसी और दिन मैं आपको दावत दे दूं। तुम्हारी छोटी सी जमा पूंजी से मेरा पेट नहीं भरने वाला। दीदी राघव, मैं। इससे पहले कि काव्यांजलि साफ मना करती, इंस्ट्रक्टर राघव की नज़रें घूमी। उन्होंने यश को देखा और फिर काव्यांजलि के कान में फुसफुसाते हुए कहा, काव्यांजलि, तुम्हें पता नहीं है कि यश ने इस 1 महीने में कितनी तकलीफें झेली हैं। ये रोज धूप और ठंड में भटका है, कई बार घायल हुआ है और इसकी ओरिजिन एनर्जी खत्म हो गई है। कुछ दिन पहले तो ये बेसुध ही हो गया था। इसका शरीर अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुका है। इमोर्टल वाइल्ड रेसिडेंस में बनने वाले याओ बीस्ट और स्पिरिचुअल प्लांट्स के पकवान ओरिजिन एनर्जी को वापस पाने के लिए सबसे बेहतरीन होते हैं। कहते हैं उनका असर मेडिसिनल पिल्स से भी ज़्यादा अच्छा होता है। यश की आंखें एकदम बड़ी हो गईं। किसने कहा कि उसका शरीर कमज़ोर हो चुका है? भले ही इंस्ट्रक्टर राघव ने बहुत धीरे से बात की थी, फिर भी यश और शिवांग दोनों ने सब कुछ साफ साफ सुन लिया। ये सुनकर शिवांग का रंग भी उड़ गया। अगर काव्यांजलि सिर्फ इस वजह से मान गई तो फिर इस दावत में न जाना ही उसके लिए बेहतर होगा। वह मन ही मन कुड़ रहा था। उसने सोचा था कि यश के पीठ पीछे वह काव्यांजलि का दिल जीतने की आखिरी कोशिश करेगा, पर काव्यांजलि ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। और इससे पहले कि वह अपनी चाल में कामयाब होता, यश वापस आ गया। तुम क्या सोच रही हो? यश को सच में एक अच्छी खुराक की जरूरत है। इंस्ट्रक्टर राघव के बार बार समझाने पर काव्यांजलि ने सिर हिलाया और हामी भर दी, ठीक है, फिर चलते हैं। ये सुनते ही शिवांग का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। अरे, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया लड़के? क्या हुआ? तुम काव्यांजलि को खाना खिलाने का खर्च नहीं उठा सकते? अगर औकात नहीं है तो काव्यांजलि के आगे पीछे मंडरा क्यों रहे हो? इंस्ट्रक्टर राघव की इस कड़क डांट से शिवांग शर्म के मारे लाल हो गया। चलिए चलिए, मैंने कब कहा कि मैं दावत नहीं दूंगा? फिर ठीक है, चलो निकला जाए। श्रेया मल्होत्रा को स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड का एक कटोरा पिलाने के बाद इंस्ट्रक्टर राघव और काव्यांजलि यश के साथ सीधे शिवांग के पीछे पीछे ब्लैक वाटर रॉयल सिटी की तरफ उड़ चले। हवा में यश का हाथ थामे उड़ती काव्यांजलि को देखकर शिवांग का खून खौल रहा था। आखिर यह सब चल क्या रहा था? जश्न काव्यांजलि के जन्मदिन का था, पर सारा ध्यान उसके दुश्मन यश की कमजोरी दूर करने पर क्यों लगा हुआ था? लड़के, यह मत सोचना कि शिवांग की दावत उड़ाना इतना आसान है। मैं तुम्हें देख लूंगा। मायूस शिवांग ने मन ही मन जहर उगलते हुए सोचा। इमोर्टल वाइल्ड रेसिडेंस एक शानदार आलीशान रेस्तरां था। एक ऐसा रेस्तरां जो अपनी अमीरी के लिए मशहूर था। किसी आम परिवार के अमीर यंग मास्टर्स जब इमोर्टल वाइल्ड रेसिडेंस के अंदर कदम रखते तो वहां की कीमत सूची देखकर उनका चेहरा पीला पड़ जाता और वे चुपचाप बाहर निकल आते। वजह बस इतनी थी कि इमोर्टल वाइल्ड रेसिडेंस के पकवान हद से ज़्यादा महंगे थे। आधे से ज़्यादा पकवानों की कीमत लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स में तय की गई थी। जाहिर है, उनमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी बेहद अनूठी होती थीं। यहाँ तक कि सजावट के लिए रखी जाने वाली हरी पत्तियाँ भी 10 साल पुरानी गैनोडर्मा की पत्तियाँ होती थीं। जहाँ तक मुख्य पकवानों की बात है, वहाँ अर्थ रैंक हाई ग्रेड याओ बीस्ट के मांस से लेकर 100 साल पुरानी मेडिसिनल पिल्स तक सब कुछ मौजूद था। ऊपर से वहाँ का मुख्य बावर्ची एक बहुत बड़ा अल्केमिस्ट माना जाता था, जो इन चीज़ों के अंदर छिपी असली ताकत को बाहर लाने का हुनर जानता था। कुछ पकवानों का असर तो सीधे मेडिसिनल पिल्स जैसा होता था। वहाँ आने वाले या तो शाही परिवार के लोग होते थे या फिर मार्शल दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज। लेकिन वे लोग भी रोज वहाँ आकर दावत उड़ाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। शायद वे लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, क्योंकि जब यश और उसके तीनों साथी वहां पहुंचे तो शिवांग के बुलाए हुए मेहमान अब तक नहीं आए थे। यश बहाना बनाकर थोड़ी देर के लिए वहां से बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद जब यश वापस लौटा तो उसने इमोर्टल वाइल्ड रेसिडेंस की दूसरी मंजिल पर 2 पुरुषों और एक महिला को देखा जो बेहद कीमती लिबास पहने हुए थे। शिवांग काव्यांजलि और इंस्ट्रक्टर राघव से उनका परिचय करवा रहा था। ये प्रिंसेस चंद्रिका हैं, महाराज की सबसे छोटी बेटी। शिवांग के इतना कहते ही लगभग 20 साल की एक शाही अंदाज वाली युवती ने आगे बढ़कर इंस्ट्रक्टर राघव और काव्यांजलि का अभिवादन किया।
इंस्ट्रक्टर राघव और काव्यांजलि जैसी हस्तियों के सामने ब्लैक वाटर किंगडम की किसी प्रिंसेस की कोई औकात नहीं थी कि वह घमंड दिखाए। ये राइट गार्ड ग्रैंड जनरल एस्टेट के तीसरे यंग मास्टर प्रताप सिंह हैं। प्रणाम फेरी राघव, फेरी काव्यांजलि। मैं शिवांग का जिगरी यार हूँ। अगर भविष्य में आप दोनों कभी ब्लैक वाटर किंगडम में पधारें तो बस एक हुक्म दीजिएगा, सिर आंखों पर माना जाएगा। प्रताप सिंह भी 20 के करीब था। उसने एक शानदार मार्शल लिबास पहना हुआ था, उसकी कमर पर एक लंबी तलवार लटक रही थी और वह काफी रुतबेदार लग रहा था। यह शाही परिवार के एक बहुत बड़े होनहार नौजवान प्रिंस अनिरुद्ध वर्धन हैं, जिन्होंने मुश्किल से 20 साल की उम्र में स्पिरिट गाइडिंग रेल में ब्रेकथ्रू हासिल किया है। प्रिंस अनिरुद्ध वर्धन लंबा और छरहरा था और अपनी कल्टीवेशन की वजह से उसके कंधे चौड़े और कमर पतली थी, जिससे वह बेहद आकर्षक लग रहा था। जब उसने आगे बढ़कर अभिवादन किया तो शायद इंस्ट्रक्टर राघव को पहली बार देखकर वह उनकी खूबसूरती में खोसा गया। वह काफी देर तक उन्हें देखता रहा और फिर पीछे हट गया। ये सच था कि जब इंस्ट्रक्टर राघव गुस्से में नहीं होती थीं या सख्त बर्फ जैसा बर्ताव नहीं करती थीं, तो वह किसी भी रियासत को झुका देने वाली गजब की खूबसूरत महिला लगती थीं। हालांकि यश मन ही मन प्रिंस अनिरुद्ध वर्धन के हाल पर अफसोस कर रहा था। इसका अंजाम एक तरफा आशिकी से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला था। जरा सी भी गलत हरकत हुई तो यहाँ एक तमाशा बन जाएगा। यश को अंदर आते देख सबका ध्यान स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ चला गया। ये कौन है? फेरी राघव और फेरी काव्यांजलि के रुतबे को देखते हुए उन तीनों ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और उठकर बहुत ही अदब से पूछा। ओह, यह मेरा जूनियर ब्रदर यश है, मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का एक इनसेक्ट डिसाइपल। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, सच में बड़ी खुशी हुई। ये सुनते ही कि यश सिर्फ एक मामूली इनसेक्ट डिसाइपल है, उन तीनों की, खासकर प्रिंस अनिरुद्ध और प्रताप सिंह की दिलचस्पी पलक झपकते ही खत्म हो गई। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के किसी आम इनसेक्ट डिसाइपल से दोस्ती करने में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। यश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह चुपचाप जाकर काव्यांजलि के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। शिवांग, जो बस काव्यांजलि के बगल में बैठने ही वाला था, एकदम ठिठक गया। ये जानते हुए कि इस स्थिति में वह यश से उलझ नहीं सकता, वह कुर्ते हुए पास वाली एक कुर्सी पर बैठ गया। यह नज़ारा प्रताप सिंह और प्रिंस अनिरुद्ध ने देखा और दोनों के चेहरे के भाव एक साथ बदल गए। वे दोनों शिवांग के बहुत करीबी दोस्त थे। यहाँ आने से पहले ही शिवांग ने उन्हें समझा दिया था कि दावत के दौरान उन्हें उसका साथ देना है ताकि वह फेरी काव्यांजलि के करीब आ सके। तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? यश के बैठते ही काव्यांजलि ने बहुत सहजता से उससे पूछा। इससे पहले कि यश कोई जवाब देता, राइट गार्ड ग्रैंड जनरल एस्टेट का तीसरा यंग मास्टर प्रताप सिंह मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठा और यश के पीछे आकर खड़ा हो गया। यंग हीरो यश, आज आपसे पहली बार मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा जन्मों का नाता हो, जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हों। यंग हीरो यश, क्या आप जरा अपनी कुर्सी छोड़कर मेरे बगल में बैठना पसंद करेंगे ताकि हम सुकून से बातें कर सकें? यश हैरान रह गया। जन्मों का नाता, सदियों की पहचान, यह क्या मजाक था? अभी कुछ सेकंड पहले तो ये बस रस्म अदायगी के लिए मिलकर खुशी हुई बोल रहा था, अब अचानक ये सदियों पुराना रिश्ता कहाँ से निकल आया? यंग हीरो यश, क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगे? यश को चुप देखकर प्रताप सिंह ने बेसब्री से अपना हाथ यश की तरफ बढ़ाया। यश ने पीछे मुड़कर देखा तो शिवांग के चेहरे पर एक उम्मीद भरी चमक थी। थोड़ा सा सोचते ही वह सारी चाल समझ गया। वह बस मना करने ही वाला था कि प्रताप सिंह ने हद पार करते हुए सीधे यश का हाथ पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत लगाकर यश को उसकी कुर्सी से खींचने की कोशिश की और हंसते हुए बोला, आज तो मैं यंग हीरो यश के साथ 300 प्याले शराब पीकर ही रहूंगा। इस इंसान की नीयत भांपकर और खुद को इस तरह खींचे जाते देख यश का पारा चढ़ गया। उसके शरीर में ट्रू एसेंस दौड़ा और उसका वजन अचानक इतना बढ़ गया जैसे वह कुर्सी से जुड़ा कोई भारी पहाड़ हो। प्रताप सिंह ने चाहे जितनी ताकत लगाई, वह यश को 1 इंच भी नहीं हिला पाया। प्रताप सिंह का चेहरा शर्म से लाल हो गया। यंग हीरो यश, आप मेरी बात का मान नहीं रख रहे हैं ना? इतना कहते ही प्रताप सिंह के दोनों हाथ यश के कंधों पर जम गए। अपने ट्रू एसेंस को भड़काते हुए उसने यश को जबरदस्ती वहां से उठाने की कोशिश की। प्रताप सिंह को अपनी इस हरकत पर पूरा भरोसा था क्योंकि वह ट्रू एसेंस 5th लेवल के पीक पर था, जबकि यश के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा बता रही थी कि उसने अभी हाल ही में 5th लेवल में कदम रखा है। उसने दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर खींचा, पर यश अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने दोबारा जोर लगाया, पर यश का शरीर किसी चट्टान की तरह अड़ेग रहा। प्रताप सिंह का चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा उठा। तुम्हारी यह मजाल यश, पूरी ब्लैक वाटर रॉयल सिटी में किसी की हिम्मत नहीं है कि वह मेरी इस तरह बेइज्जती करे। लेकिन अब यश भी गुस्से में था। मान, अगर यहाँ काव्यांजलि मौजूद न होती तो तुम्हारी इस बदतमीजी के बदले में अब तक तुम्हारे शरीर में कई आर पार छेद कर चुका होता। एक सर्द हुंकार के साथ यश के कंधे हिले और सनसनाहट की आवाज के साथ उसके कंधों से 2 स्वॉर्ड क्यूई निकली, जिन्हें देखकर प्रताप सिंह घबराकर पीछे हट गया। फिर भी यश के कंधे से निकली स्वॉर्ड क्यूई ने प्रताप सिंह की बाईं हथेली को चीर दिया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यश? प्रताप सिंह गुस्से से दहाड़ उठा। दफा हो जाओ यहाँ से। आज काव्यांजलि का जन्मदिन है, मैं अपना तमाशा नहीं बनाना चाहता। यश ने कड़क आवाज में कहा। तुम्हारी यह मजाल, एक इनसेक्ट डिसाइपल होकर इतनी है कड़ी। अगर मर्द हो तो मुझसे मुकाबला करो। प्रताप सिंह हवा में उछला और सीधे हॉल के बीचों बीच जा पहुंचा। उसकी लंबी तलवार खनकती हुई म्यान से बाहर निकली और सीधे यश की तरफ तन गई। भाई प्रताप, गुस्सा मत करो, जल्दी वापस आ जाओ। मेरी फिक्र मत करो, मैं यहीं ठीक हूँ। शिवांग, जो यश की असली ताकत जानता था, घबराकर चिल्लाया। लेकिन शर्म से लाल हो चुके प्रताप सिंह को कोई सलाह सुनाई नहीं दे रही थी। शिवांग भाई, मुझे मत रोको। आज मैं इस घमंडी इंसान को सबक सिखाकर ही रहूंगा। इसकी यह जुर्रत कि यह ब्लैक वाटर रॉयल सिटी में दादागिरी करे। बोल यश, तुम में हिम्मत है या नहीं? काव्यांजलि की त्योरियां चढ़ गईं और उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल पावर लहराने लगी, जैसे वह प्रताप सिंह को कोई भारी सबक सिखाने वाली हो। लेकिन यश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक दिया। अगले ही पल यश भी चलकर हॉल के बीचों बीच पहुंच गया। बहुत अच्छे, तुम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हो। यश, ये तुम क्या कर रहे हो? आज काव्यांजलि का जन्मदिन है। शिवांग अंदर से बुरी तरह डर चुका था। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है लड़के, खुद को खुशकिस्मत समझना, यश ने प्रताप सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा। अगले ही पल यश का ट्रू एसेंस जागा और 7 परतों वाला 100 लेयर ट्रू एस्ट्रल उसके शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच की तरह प्रकट हो गया। प्रताप, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आज मैं यहाँ बिना हिले डुले खड़ा रहूंगा और तुम्हें खुद पर वार करने दूंगा। अगर तुम मेरे इस प्रोटेक्टिव ऑरा को तोड़ पाए तो मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। लानत है, मैंने ब्लैक वाटर रॉयल सिटी में बहुत से घमंडी लोग देखे हैं, पर तुम्हारे जैसा बड़े उरे इंसान आज तक नहीं देखा। प्रताप सिंह खुद को बेइज्जत महसूस करके पागल हुआ जा रहा था। मैं घमंडी हूँ, और अगर तुम इसे नहीं तोड़ पाए तो? अगर मैं इसे नहीं तोड़ पाया तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। किनारे बैठे शिवांग के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बस बीच बचाव करने ही वाला था कि इंस्ट्रक्टर राघव बोल पड़ी। मैं कहती हूँ जूनियर ब्रदर शिवांग, तुम किसकी तरफ हो? तुम मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल हो भी या नहीं? ये बात सुनते ही प्रिंसेस चंद्रिका और प्रिंस अनिरुद्ध के चेहरे की हवाएं उड़ गईं। इसका मतलब ये यश सच में कोई खतरनाक बला था। ठीक है, तुमने खुद कहा है, करो वार। अगर तुम मुझे अपनी तलवार से काट सको तो वही तुम्हारी काबिलियत होगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रताप सिंह दहाड़ा। उसकी तलवार की नोक पर ट्रू एसेंस भड़क उठा और उसने यश पर भरपूर वार किया। प्रिंस अनिरुद्ध और प्रिंसेस चंद्रिका उसे रोकना चाहते थे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खटाक, एक जोरदार वार से स्वॉर्ड क्यूई हवा में उछल गई, पर यश का 100 लेयर ट्रू एस्ट्रल अपनी जगह से एक सूद भी नहीं हिला। प्रताप सिंह सन्न रह गया। उसने दोबारा वार किया, नतीजा फिर वही निकला। अगले ही पल प्रताप सिंह ने शर्म की सारी हदें पार कर दीं। उसकी तलवार चमकी और उसके परिवार की खूंखार कॉप स्प्लिटिंग स्वॉर्ड आर्ट गूंज उठी, जो 20 फुट लंबी स्वॉर्ड क्यूई के साथ यश पर टूट पड़ी। प्रताप सिंह की यह पारिवारिक तलवारबाजी युद्ध के मैदान में उनके पूर्वजों ने बनाई थी। ये ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड की तकनीक थी, जिसमें दुश्मन को सीधे खत्म करने की गजब की ताकत थी। धमाका हुआ, स्वॉर्ड क्यूई चकनाचूर हो गई और लंबी तलवार पीछे की तरफ उछली, जिसकी झटके से प्रताप सिंह की कलाई सुनना पड़ गई। लेकिन यश के 100 लेयर ट्रू एस्ट्रल में बस एक हल्की सी लहर उठी, वह टूटने से अभी मीलों दूर था। प्रताप सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही पल बौखलाए हुए प्रताप सिंह ने पागलों की तरह लगातार वार पर वार किए, जब तक कि उसने अपने परिवार की कॉप स्प्लिटिंग स्वॉर्ड आर्ट के सभी 13 पैंतरे दो बार नहीं आजमा लिए। उसके माथे से पसीना बहने लगा, पर यश का 100 लेयर ट्रू एस्ट्रल ज्यों का त्यों रिग रहा। कुर्सियों पर बैठे शिवांग और प्रिंस अनिरुद्ध का चेहरा स्याह पड़ चुका था। आज उनकी बहुत किरकिरी हुई थी। प्रिंसेस चंद्रिका हैरान होने के साथ साथ बड़ी उत्सुकता से यश को देख रही थीं। क्या अभी और वार करने बाकी हैं? बिना हिले अपनी जगह पर खड़े यश ने तंज कसा। प्रताप सिंह का चेहरा शर्म से बंदर के गाल जैसा लाल हो चुका था, खासकर तीनों खूबसूरत महिलाओं इंस्ट्रक्टर राघव, फेरी काव्यांजलि और प्रिंसेस चंद्रिका की नज़रों के सामने वह जमीन में गड़ जाना चाहता था। मैं हार गया, अपनी तलवार फेंकते हुए प्रताप सिंह ने रुखेपन से कहा और वहां से भागने लगा। लेकिन वह जैसे ही मुड़ा, एक साया लहराया और यश पहले से ही प्रताप सिंह का रास्ता रोके खड़ा था। क्या कोई वादा अधूरा नहीं रह गया? यश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। प्रताप सिंह का चेहरा फिर से सफ़ेद पड़ गया। यश, अपनी हद पार मत करो। प्रताप, अपनी हद कौन पार कर रहा है? तुम्हें क्या लगा कि मैं, यश, कोई मामूली इंसान हूं जिसे कोई भी दबा देगा? तुमने खुद जुबान दी थी। कभी नहीं। अपनी गर्दन झटक कर प्रताप सिंह अचानक हवा में उछला। उसका इरादा खिड़की से बाहर कूद जाने का था। प्रताप सिंह को खिड़की से कूदते देख यश ने उसे रोका नहीं। लेकिन जैसे ही प्रताप सिंह हवा में लहराया, यश की उंगली की नोक से एक ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर सनसनाते हुए निकली, जिसने एक बेहद सटीक और बारीक सा वार किया।
तुमने मुझ पर इतने सारे वार किए, मैं तुम्हें बस एक वार लौटा रहा हूँ। अगले ही पल प्रताप सिंह की शर्म और गुस्से से भरी चीख और सड़क पर चलते लोगों के हंसने और चिल्लाने की आवाज़ें एक साथ गूंज उठीं। ब्लैकवाटर रॉयल सिटी की मुख्य सड़क पर इमारत से नीचे छलांग लगाने वाले उस अमीर यंग मास्टर के लिबास पीछे से ठीक बीचों बीच से 2 टुकड़ों में फट गए और वह सबके सामने सरेआम बेइज्जत हो गया। कपड़े फटने के साथ साथ उसकी पीठ पर एक हल्का सा घाव आ गया जिससे खून की एक लकीर बह निकली। शहर के लोगों के बीच इस शर्मनाक घटना का एक ऐसा तमाशा बना कि कई दिनों तक पूरी ब्लैकवाटर रॉयल सिटी में प्रताप सिंह की इस दुर्गति के चर्चे होते रहे। बीस्ट स्पिरिट सूप एक और कटोरा लाना, 100 इमॉर्टल्स लॉन्गेविटी एक प्लेट और 3 लंग्स 6 स्पिरिट्स बॉडी केक एक और ले आना। इमोर्टल वाइल्ड रेसिडेंस के अंदर इंस्ट्रक्टर राघव हाथ में कीमत सूची पकड़े बड़े चाव से एक के बाद एक पकवानों का ऑर्डर दे रही थीं। वैसे तो शिवांग ने आज की दावत का ऑर्डर पहले से दे रखा था और वह काफ़ी आलीशान था, लेकिन उसमें इमोर्टल वाइल्ड रेसिडेंस के वे खास पकवान शामिल नहीं थे जिनकी कीमत स्पिरिट क्रिस्टल्स में चुकाई जाती थी। भले ही शिवांग एक अमीर जेड कैंडिडेट डिसाइपल था, पर वह इतना फिजूल खर्च नहीं था कि एक दावत पर ढेर सारे स्पिरिट क्रिस्टल्स लुटा दे। कल्टीवेशन करने वालों के लिए स्पिरिट क्रिस्टल्स सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। शिवांग का कीमत सूची उठाना तो बस रस्म अदायगी के लिए एक शालीन पूछताछ थी, ये जानने के लिए कि क्या किसी और का कुछ खाने का मन है। बाकी सब मेहमानों की मर्यादा समझते थे, पर सिर्फ इंस्ट्रक्टर राघव ने कीमत सूची उठाई और दनादन ऑर्डर देना शुरू कर दिया। उन्होंने जितने भी पकवान मंगवाए वे सब इमोर्टल वाइल्ड रेसिडेंस के सबसे खास पकवान थे। सबसे सस्ता बीस्ट स्पिरिट सूप एक लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल का था और 3 लंग्स 6 स्पिरिट्स बॉडी केक की कीमत 2 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स थी। एक ही सांस में इंस्ट्रक्टर राघव ने दर्जन भर से ज़्यादा महंगे पकवानों का ऑर्डर दे डाला। हर नए पकवान के साथ शिवांग के मुंह का कोना फड़क उठता था। वह पकवान नहीं मंगवा रही थी, वह सीधे स्पिरिट क्रिस्टल्स चबा रही थीं। फेरी राघव, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे ज़्यादा मंगवाना सच में बर्बादी होगी। आखिर प्रिंसेस चंद्रिका से भी नहीं रहा गया। लेकिन इंस्ट्रक्टर राघव ने बिना सिर उठाए कहा, कोई बात नहीं, यहाँ हमारा यश मौजूद है, ये बहुत खाता है। ये सुनकर यश ने अपनी आंखें घुमाईं। तो क्या वह कोई भुक्खड़ था? ओह, और आखिरी 2 चीज़ें सबके लिए 100 स्ट्यूड 7 डायमंड इमोर्टल एसेंस नेक्टर का एक घड़ा। ये यहाँ की सबसे खास शराब है जिसका असर सीधे मेडिसिनल पिल जैसा होता है। साथ में नशा उतारने के लिए 100 फ्लावर इमोर्टल ड्यू भी लाना। 100 स्ट्यूड 7 डायमंड इमोर्टल एसेंस नेक्टर का नाम सुनते ही शिवांग का कलेजा कांप उठा। ये यहाँ की सबसे महंगी शराब थी जिसके एक घड़े की कीमत 1 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल थी। अरे हाँ जूनियर ब्रदर शिवांग, काव्यांजलि के जन्मदिन के लिए जो पकवान मैंने मंगवाए हैं वे ठीक तो है ना? तुम्हें ये ज़्यादा तो नहीं लग रहा? कीमत सूची नीचे रखते हुए इंस्ट्रक्टर राघव ने शिवांग से यह बात कही जिससे उसका खून खौल उठा। तुमने बस यूं ही उंगली घुमाई और 20-30 स्पिरिट क्रिस्टल्स का बिल बना दिया। ये ज़्यादा कैसे नहीं है? एक जेड कैंडिडेट डिसाइपल होने के नाते उसे सेक्ट से हर महीने सिर्फ 5 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स मिलते थे। आज की यह एक दावत उसके आधे साल के स्पिरिट क्रिस्टल्स खा जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल में चाहे जितनी आग लग रही हो, फिर भी खूबसूरत महिला के सामने शिवांग का चेहरा किसी फूल की तरह मुस्कुरा रहा था। यह नज़ारा देखकर यश मन ही मन हंस पड़ा। इंसान को जीना तो इंस्ट्रक्टर राघव की तरह चाहिए, चाहे वह जहां भी रहें, सामने वाले की हवा निकाल ही देती हैं। जल्द ही शिवांग के बुलाए हुए कलाकारों ने काव्यांजलि के लिए जन्मदिन का गीत और नृत्य पेश किया और ऊर्जा से भरपूर पकवानों से मेज सज गई। दावत शुरू होने से पहले प्रिंस अनिरुद्ध वर्धन अचानक अपनी जगह से उठे और उन्होंने काव्यांजलि के सामने एक खूबसूरत डिब्बा पेश किया। मेरी रियासत में 7 रंगों वाले रेशम की बुनाई होती है। यहाँ आने से पहले मैं खास तौर पर फेरी काव्यांजलि के जन्मदिन के तोहफे के लिए ये कीमती 7 रंगों वाला स्पिरिट रेशम लेकर आया हूँ। काव्यांजलि बहन, मेरे पास कोई बहुत अनूठी चीज़ तो नहीं है। ये 100 फ्लावर रेडियंस क्रीम का एक डिब्बा है जिसे शाही अल्केमिस्टों ने बनाया है। रोज रात को सोने से पहले थोड़ा सा लगाने से त्वचा बेहद खूबसूरत हो जाती है। प्रिंसेस चंद्रिका ने भी अपना तोहफा आगे बढ़ाया। आपका बहुत शुक्रिया प्रिंसेस, ये बहुत ही प्यारा तोहफा है। काव्यांजलि ने बड़ी शालीनता से सारे तोहफे स्वीकार कर लिए। काव्यांजलि, मैं भी खास तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। शिवांग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक डिब्बा आगे बढ़ाया। सीनियर ब्रदर शिवांग, आपका बहुत शुक्रिया। काव्यांजलि ने इसे भी बस औपचारिकता के लिए रख लिया। लेकिन शिवांग उतावला हो उठा। जूनियर सिस्टर काव्यांजलि, क्या तुम इसे खोलकर नहीं देखोगी? मैंने जो तोहफा चुना है वह तुम पर खूब जंचेगा। मैंने भी इसके बारे में सुना है। ये वह स्पिरिट हेयरपिन है जिसे शिवांग ने मायरिया ट्रेजर पवेलियन से 50 स्पिरिट क्रिस्टल्स की भारी कीमत देकर खरीदा है। कहते हैं ये कल्टीवेशन में भी बहुत मदद करती है, प्रिंस अनिरुद्ध ने कहा। देखते ही देखते प्रिंस अनिरुद्ध और प्रिंसेस चंद्रिका काव्यांजलि से डिब्बा खोलकर देखने की जिद करने लगे। मजबूरन काव्यांजलि को डिब्बा खोलना पड़ा।
डिब्बे के अंदर 3 रोशनी बिखेरती हुई एक चमकदार हेयरपिन रखी थी जिससे हल्की सी स्पिरिचुअल पावर निकल रही थी। सबका ध्यान तुरंत उसकी तरफ खींच गया। यह हेयरपिन एक बहुत बड़े आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग मास्टर के हाथों बनी है और इसे 3 लाइट्स कामिंग हॉट हेयरपिन कहा जाता है। कल्टीवेशन के दौरान इसे पहनने से मन पूरी तरह एकाग्र रहता है। शिवांग ने गर्व से कहा। काव्यांजलि, लाओ मैं इसे तुम्हारे बालों में लगा दूं। तुम्हारा नाम काव्यांजलि है, ये 3 लाइट्स कामिंग हॉट हेयरपिन तुम पर खूब जंचेगी। शिवांग बेताबी से अपनी जगह से उठा। खटाक, काव्यांजलि ने डिब्बे का ढक्कन बंद किया और उसे वापस शिवांग की तरफ सरका दिया। सीनियर ब्रदर शिवांग, आपकी इस भावना के लिए शुक्रिया, लेकिन ये तोहफा बहुत कीमती है। मैं इसे नहीं ले सकती। ये कैसे हो सकता है? हम इतने सालों से एक ही सेक्ट में हैं। जूनियर सिस्टर काव्यांजलि, कृपया इसे रख लो। यह मेरे दिल की आवाज़ है। तुम्हारा ये सीनियर ब्रदर इतना खर्च तो उठा ही सकता है। बहुत समझाने पर, यहाँ तक कि प्रिंसेस चंद्रिका के भी कहने पर काव्यांजलि ने अनमने ढंग से तोहफा रख लिया। जहाँ तक उसे पहनने की बात है, वह तो सवाल ही नहीं उठता था। फेरी काव्यांजलि सच में बहुत खुशकिस्मत हैं। ये 3 लाइट्स कामिंग हॉट हेयरपिन मायरिया ट्रेजर पवेलियन में 1 साल से रखी हुई थी। इसे हजारों लोगों ने देखा पर इसकी कीमत की वजह से कोई खरीद नहीं पाया। आज शिवांग ने इसे खरीद कर फेरी को भेंट किया है, जिससे इस अनमोल चीज़ को इसका असली हकदार मिल गया। ये नाचीज फेरी के बालों में इस हेयरपिन को देखने के लिए बेताब है। इतनी तारीफें करने के बाद प्रिंस अनिरुद्ध की नज़रें यश पर टिक गईं। भाई यश, आज फेरी काव्यांजलि का जन्मदिन है। क्या आपके पास भेंट करने के लिए कोई अच्छा तोहफा नहीं है? सच कहा जाए तो शिवांग के दोनों दोस्त कमाल के थे, जो शिवांग का रुतबा बढ़ाने के लिए यश को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। ये बात सुनते ही सबकी नज़रें यश पर टिक गईं। सब उसका तमाशा देखने के इंतजार में थे। हाँ यश, काव्यांजलि तुम्हारे लिए इतना कुछ करती है। तुमने सच में कुछ तैयार नहीं किया क्या? यश ने धीरे से अपना मुंह पोंछा, अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसे काव्यांजलि के हाथों में सौंप दिया। काव्यांजलि, ये तुम्हारे लिए है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। भला ये कौन सा नायाब तोहफा है? फेरी काव्यांजलि, जरा खोलिए तो हम भी देखें। प्रिंस अनिरुद्ध ने फिर से तंज कसा, लेकिन सबको हैरान करते हुए। इससे पहले कि प्रिंस अनिरुद्ध अपनी बात पूरी करता, काव्यांजलि डिब्बा खोल चुकी थी। यश ने मुझे जो तोहफा दिया है, उसे तो मैं यकीनन देखूंगी। काव्यांजलि की इस बेबाकी से प्रिंस अनिरुद्ध और प्रिंसेस चंद्रिका सन्न रह गए। शिवांग का चेहरा कड़वा हो गया। दोनों के साथ होने वाले बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क था। उसने दांत पीसे, वह यश की भरपूर बेइज्जती करने की ठान चुका था। डिब्बा खुला तो उसके अंदर जैद से बनी एक साधारण सी हेयरपिन रखी थी। वह देखने में खूबसूरत थी, पर 3 लाइट्स कामिंग हॉट हेयरपिन की जगमगाहट के आगे वह काफ़ी हल्की लग रही थी। यश, तुम कहीं सड़क किनारे किसी छोटी सी दुकान से यह सड़ी हुई जैद हेयरपिन चंद चांदी के सिक्कों में खरीद कर काव्यांजलि को बेवकूफ़ बनाने तो नहीं ले आए? किनारे बैठी प्रिंसेस चंद्रिका की त्योरियां चढ़ गईं और फिर अचानक उनकी आंखों में हैरानी की एक जोरदार लहर दौड़ गई। यश ने शिवांग की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस काव्यांजलि से पूछा, तुम्हें ये पसंद आई? शिवांग आग बबूला हो उठा। उसने जेड हेयरपिन की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो यहाँ गहरे खून का ये धब्बा कैसा है। यश, कहीं तुमने अपने सफ़र के दौरान किसी मार्शल आर्टिस्ट का कत्ल करके इस मुर्दे की चीज़ को तो नहीं चुरा लिया? यह इल्ज़ाम बेहद घटिया और जहरीला था। लेकिन न तो काव्यांजलि ने शिवांग की बात पर ध्यान दिया और न ही यश ने, जिससे शिवांग का मुंह लटक गया। जब तक ये तोहफा तुमने दिया है, मुझे ये बेहद पसंद है। काव्यांजलि खुशी से चमकती हुई आंखों से उस जेड हेयरपिन को देखती रही, यहाँ तक कि पास बैठी इंस्ट्रक्टर राघव भी हैरान रह गईं। काव्यांजलि कुछ ज़्यादा ही बेबाक थी। उसने खुलेआम यश के लिए अपनी दीवानगी जाहिर कर दी थी। बोलते हुए काव्यांजलि की गोरी उंगलियों ने उस जेड हेयरपिन को उठाया और उसने यश से कहा, क्या तुम इसे मेरे बालों में लगा दोगे? बिल्कुल। यश ने बहुत ही नरमी और सावधानी से उस जेड हेयरपिन को काव्यांजलि के काले जुल्फों में सजा दिया। जैसे ही हेयरपिन बालों में सेट हुई, उससे 7 रंगों वाली एक दिव्य रोशनी निकली, जो हेयरपिन में लगे 7 छोटे जेड के मोतियों पर बारी बारी से जगमगाने लगी। उस रोशनी के चमकते ही काव्यांजलि का रूप किसी अप्सरा जैसा दिव्य हो उठा। अगले ही पल प्रिंसेस चंद्रिका ने हेयरपिन की तरफ उंगली उठाए और वह हैरानी से चीख पड़ी। 7 रंग, ये तो मायरिया ट्रेजर पवेलियन का सबसे अनमोल खजाना 7 कलर्ड जेड हॉट हेयरपिन है। तुमने इसे कैसे खरीदा? मायरिया ट्रेजर पवेलियन का सबसे अनमोल खजाना 7 कलर्ड जेड हॉट हेयरपिन। प्रिंसेस, कहीं आपको देखने में कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? प्रिंस अनिरुद्ध के चेहरे का रंग बदल गया। भला मुझे गलतफहमी कैसे हो सकती है? मायरिया ट्रेजर पवेलियन की इस 7 कलर्ड जेड हॉट हेयरपिन के 7 गजब के फायदे हैं। मन को शांत रखना, आत्मा को ताकत देना, जवानी बनाए रखना और मायाजाल रचना। मुझे ये बेहद पसंद थी, पर इसकी कीमत 200 स्पिरिट क्रिस्टल्स है। मेरी चाहत तो थी, पर जेब में इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैं हर 15 दिन में बस इसे दूर से देखने चली जाती थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, सच में नहीं सोचा था।
प्रिंसेस चंद्रिका की इस दीवानगी ने शिवांग के चेहरे की सारी हवाएं उड़ा दीं। प्रिंस अनिरुद्ध चकरा गया। ये कैसे मुमकिन है? यश जैसा एक मामूली इनसेक्ट डिसाइपल इतनी महंगी चीज़ कैसे खरीद सकता है? नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। यश, सच बताओ, क्या तुमने इसे मायरिया ट्रेजर पवेलियन से खरीदा है? अफसोस, मैं इसे कुछ सालों बाद खरीदने के पैसे जमा कर रही थी। प्रिंसेस चंद्रिका का चेहरा पछतावे से भर गया। इतनी अनमोल चीज़ आखिर उनके हाथ से निकल गई। चंद्रिका, प्रिंस अनिरुद्ध ने नाराजगी से हुंकार भरी, जिससे प्रिंसेस चंद्रिका घबरा गईं। उन्हें एहसास हुआ कि वे यहाँ शिवांग का साथ देने आई थीं, पर उन्होंने अनजाने में यश का रुतबा आसमान पर पहुंचा दिया था। शिवांग, जिसने अभी कुछ सेकंड पहले यश पर मुर्दे की चीज़ चुराने का घटिया इल्जाम लगाया था, उसका चेहरा राख जैसा सफ़ेद पड़ चुका था। इस पल से बड़ा तमाचा उसके मुंह पर कोई और नहीं हो सकता था। 200 स्पिरिट क्रिस्टल्स का अनमोल खजाना, और वह उसे किसी मुर्दे की चुराई हुई चीज़ बोल रहा था। जूनियर सिस्टर काव्यांजलि, तुम सच में बहुत खुशकिस्मत हो। आज तक किसी ने मुझे इतना नायाब तोहफा क्यों नहीं दिया? जब तक तोहफा यश ने दिया है, वह चाहे जो भी हो, मुझे अनमोल लगता है। काव्यांजलि के इन सीधे शब्दों ने शिवांग के दिल में बची आखिरी उम्मीद को भी चूर चूर कर दिया। शर्म से पानी पानी हो चुका शिवांग अब एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसने अपना सिर झुका लिया और चुपचाप शराब पीने लगा। दावत के दौरान काव्यांजलि जिस तरह बार बार अपने हाथों से यश की प्लेट में पकवान परोस रही थी, उसे देखकर शिवांग का दम घुट रहा था। उसकी सांसें अटक रही थीं और वह एक निवाला भी नहीं निगल पाया। दूसरी तरफ यश ने बहुत ही मजे से दावत उड़ाई। ये सच था कि इम्मोर्टल वाइल्ड रेसिडेंस के पकवान शरीर को गजब की ताकत देने वाले थे। खाना खत्म होने के बाद न सिर्फ पिछले कुछ दिनों की सारी थकान चुटकियों में गायब हो गई, बल्कि उसके शरीर का ट्रू एसेंस पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा और युद्ध के दौरान आए अंदरूनी चोटें बिना किसी दवा के ठीक हो गईं। लगभग आधे घंटे बाद पेट भरकर संतुष्ट हो चुकी इंस्ट्रक्टर राघव यश और काव्यांजलि को लेकर वहां से उठ खड़ी हुईं। जाते जाते उन्होंने ये कहना नहीं भूला, तुम्हारी इस शानदार दावत के लिए शुक्रिया जूनियर ब्रदर शिवांग। आज तुमने सच में बहुत पैसे खर्च किए हैं। जैसे ही तीनों हवा में उड़े, इंस्ट्रक्टर राघव की जुबान फिर से चल निकली। जूनियर सिस्टर काव्यांजलि, तुम्हारे सिर पर सजी वह 7 कलर जेड हॉट हेयर पिन सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। काश मुझे भी कोई ऐसा तोहफा देता। बोलते हुए इंस्ट्रक्टर राघव ने यश की तरफ देखा। दीदी राघव, ये वाली तो मुझे यश ने दी है, इसलिए मैं यह आपको नहीं दे सकती। लेकिन मुझे सीनियर ब्रदर शिवांग की दी हुई यह हेयर पिन बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो मैं ये वाली आपको भेंट करती हूँ। देखते ही देखते शिवांग की बड़े चाव से चुनी हुई वह 3 लाइट्स कामिंग हॉट हेयर पिन काव्यांजलि ने इंस्ट्रक्टर राघव को दे दी। उस शिवांग की दी हुई चीज़ का क्या करना है? मुझे नहीं चाहिए। उफ, दुनिया में कुछ लोग सच में बड़े एहसान फरामोश होते हैं। इतना कहकर इंस्ट्रक्टर राघव ने फिर से यश को घूरा। एक लापरवाही भरे झटके के साथ इंस्ट्रक्टर राघव ने शिवांग का दिया हुआ वह तोहफा आसमान से सीधे नीचे जमीन पर फेंक दिया। यह नज़ारा देखकर यश के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक डिब्बा निकाला और कड़वी मुस्कान के साथ आगे बढ़ाते हुए बोला, इंस्ट्रक्टर राघव, आपकी सारी मदद मेरे दिल में कैद है। ये स्पिरिट जेड से बने कंगन मैं खास आपके लिए लाया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। यश मन ही मन खुद को शाबाशी दे रहा था कि सामान खरीदते वक्त उसने दूर की सोची थी। उसने सोचा था कि चूंकि इंस्ट्रक्टर राघव भी साथ में होंगी, तो एक तोहफा ज़्यादा ले लिया जाए, वरना आज इंस्ट्रक्टर राघव उसके ताने मार मार कर जान ले लेती। हाँ, ये हुई ना बात। डिब्बा खोलकर इंस्ट्रक्टर राघव ने उसकी परख भी नहीं की और सीधे कंगन अपनी कलाई में पहन लिए। 100 स्पिरिट क्रिस्टल से ज़्यादा के ये स्पिरिट जेड कंगन यकीनन लाजवाब थे। कंगन पहनकर इंस्ट्रक्टर राघव ने गर्व से ऐलान किया, 26 साल बीत गए, आज जाकर किसी ने इस लड़की को कोई तोहफा दिया है। यश की आंखें फटी रह गईं। इतनी खौफनाक कल्टीवेशन वाली इंस्ट्रक्टर राघव सिर्फ 26 साल की थीं। इम्मोर्टल वाइल्ड रेसिडेंस के अंदर राख जैसे सफ़ेद चेहरे वाले शिवांग ने बिल चुकाने के लिए 30 से ज़्यादा स्पिरिट क्रिस्टल्स और हज़ारों चांदी के सिक्के काउंटर पर रखे। उसका दिल इतना कुड़ रहा था कि वह खून की उल्टी कर देना चाहता था। आज की यह पूरी दावत मिट्टी में मिल गई थी। वह मायूस होकर जैसे ही इम्मोर्टल वाइल्ड रेसिडेंस के दरवाजे से बाहर कदम रख रहा था, आसमान से सनसनाहट की आवाज़ आए और एक डिब्बा सीधे नीचे आकर गिरा। डिब्बा और उसके अंदर रखी हेयरपिन दोनों चकनाचूर हो गए। यह इत्तेफाक था या कुछ और, पर इंस्ट्रक्टर राघव का फेंका हुआ वह तोहफा ठीक शिवांग के पैरों के पास आकर गिरा था। उसे देखते ही शिवांग के शरीर का खून खौल उठा और वह बस पुरानी उल्टी कर देने के कगार पर पहुंच गया। उसके पैरों के पास जो चीज़ चकनाचूर पड़ी थी, वह वही 3 लाइट्स कामिंग हॉट हेयरपिन थी जिसे उसने काव्यांजलि को भेंट किया था। वह कमबख्त औरत। शिवांग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्लियर वाटर सेक्ट लीडर का क्वाइट रूम। बुरी तरह घायल चिराग को भी सेक्ट एल्डर्स की सुरक्षा में क्लियर वाटर सेक्ट वापस लाया गया। जब चिराग ने सारी घटना विस्तार से बताई, तो सेक्ट लीडर चंद्रेश के माथे पर गहरी सिलवटें पड़ गईं।
चिराग, तुम्हें नहीं लगता कि यह कुछ ज़्यादा ही बड़ा इत्तेफाक था कि सिल्वर लाइन डेमोनिक कोंडोर ने तुम्हारे सिर के ऊपर से उड़ते हुए क्लाउड विंग शावक को ठीक तुम्हारे पास गिरा दिया? तुमने आज तक कब किसी खूंखार पक्षी को अपना शिकार किसी और को तोहफे में देते देखा है? पिताजी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे एक मामूली पक्षी ने बेवकूफ़ बनाया? चिराग का चेहरा स्याह पड़ गया। क्लाउड विंग टाइगर किंग से हार जाने पर उसे कोई मलाल नहीं था, पर एक पक्षी के हाथों चकमा खाना वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक असली सिल्वर लाइन डेमोनिक कोंडोर ऐसा कभी नहीं करेगा, पर क्या हो अगर वह कोंडोर कोई भेष बदला हुआ इंसान हो? तब कुछ भी कहना मुश्किल है। चंद्रेश की आंखों में गहरी समझदारी चमक उठी। भेष बदला हुआ इंसान? पिताजी, इतना खतरनाक मायाजाल रचना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है ना। अगर सच में कोई ऐसा मास्टर था जो कोंडोर का रूप ले सकता था, तो क्या उसे मुझ जैसे इंसान से निपटने के लिए भेष बदलने की जरूरत पड़ती? क्या हो अगर उसका असली निशाना वह क्लाउड विंग शावक ही रहा हो? नामुमकिन। हो सकता है वह कोंडोर गुस्से से पागल क्लाउड विंग टाइगर किंग से डरकर भाग रहा हो। ये सुनकर चंद्रेश ने एक गहरी सांस ली। लगातार मिलने वाली हार की वजह से चिराग का दिमाग सनक चुका था और वह हकीकत समझने को तैयार नहीं था। चिराग, जाओ और क्लियर वाटर सीक्रेट रेल में आधे साल के लिए एकांतवास में चले जाओ। मैंने गार्डियन एल्डर को पहले ही खबर भेज दी है। पिताजी, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के बाहर घात लगाकर बैठूंगा। उस कमबख्त यश ने हमारे सेक्ट के इतने सारे भाइयों की जान ली है। जब तक मैं अपने हाथों से उसका सिर धड़ से अलग नहीं कर देता, मेरे दिल की आग नहीं बुझेगी, चिराग ने जिद करते हुए कहा। चंद्रेश की भवें तन गईं और वह गुस्से से दहाड़ उठे। नालायक औलाद, तुमने एक साल के भीतर 2 बार हेवन एंड अर्थ ब्लड एस्केप टेलिस्मैन का इस्तेमाल किया है, जिससे तुम्हारी असली ब्लड लाइन बुरी तरह कमजोर हो चुकी है। अगर तुम एकांतवास में जाकर अपनी ताकत वापस नहीं पाओगे, तो क्या तुम जिंदगी भर के लिए स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में ही अटके रहना चाहते हो? पिता को इस तरह भड़कते देख चिराग की सारी हेकड़ी निकल गई। जी पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। यश और उसके दोनों साथी शिवांग के साथ लगभग एक ही समय पर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट वापस पहुंचे। शिवांग की खूनी नज़रों के सामने ही यश पूरे हक से दोबारा फेरी पीक पर रहने चला गया और काव्यांजलि के साथ उसका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा नजर आने लगा। यह नज़ारा देखकर शिवांग का दिल राख हो गया। वह स्पिरिट स्वॉर्ड पीक वापस जाने के बजाय सीधे स्टेडी लाइट पीक चला गया, जहां उसके मास्टर राठौर रहते थे। इस पल शिवांग अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था। फेरी पीक पर इंस्ट्रक्टर राघव श्रेया मल्होत्रा का इलाज करने के लिए उसे अंदर ले गईं और यश तथा काव्यांजलि को फेरी पीक के छोटे छोटे स्पॉटेड सिवेट्स के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया। रोह, हल्की सी दहाड़ के साथ लिटिल कैट के सामने आते ही फेरी पीक के 5 छोटे बड़े स्पॉटेड सिवेट्स डर के मारे दुबक गए। भले ही क्लाउड विंग शावक की ताकत अभी बहुत कम थी, पर उसके अंदर मौजूद अर्थ रैंक इंटरमीडिएट याओ बीस्ट की ब्लड लाइन का खौफ गजब का था। लिटिल कैट वह नाम था जो यश ने उस क्लाउड विंग शावक को दिया था। वैसे भी वह शावक इस वक्त एक छोटी सी सफ़ेद बिल्ली जैसा दिखता था और जब वह गुस्सा नहीं करता था तो बेहद प्यारा लगता था। लिटिल कैट को देखकर काव्यांजलि खुशी से उछल पड़ी। उसे छोटे जानवर बहुत पसंद थे। उसने तुरंत उस क्लाउड विंग शावक को अपनी गोद में उठा लिया और उसके साथ खेलने लगी। ये देखकर यश हैरान रह गया। भले ही इस शावक का नाम लिटिल कैट जैसा मासूम था, पर इसकी खूंखार याओ बीस्ट वाली फितरत बहुत खतरनाक थी। सिवाय यश के, जिसके साथ इसका गहरा मानसिक जुड़ाव बन चुका था, यह बाकी हर इंसान को देखकर अपने नुकीले दांत दिखा देता था। यहाँ तक कि जब इंस्ट्रक्टर राघव ने अपनी कल्टीवेशन का खौफ दिखाकर लिटिल कैट को डराने की कोशिश की थी, तो उस भयानक ऊर्जा से शावक का पूरा शरीर कांपने लगा था, पर फिर भी वह लगातार गुर्राता रहा और उसने हार नहीं मानी। रास्ते में जब इंस्ट्रक्टर राघव ने उसे स्वादिष्ट मांस का लालच दिया था, तो लिटिल कैट ने मजे से मांस खाया और फिर तुरंत उन पर गुर्राने लगा। लेकिन काव्यांजलि ने बड़ी आसानी से उसे अपनी गोद में उठा लिया था और वह शावक काव्यांजलि की बाहों में बड़े प्यार से सिर रगड़ रहा था, जैसे वह उसे बहुत पसंद करता हो। जैसे ही पश्चिम के आसमान में चांद ऊपर चढ़ा, वे दोनों फेरी पीक की पहाड़ियों पर साथ साथ टहलने निकले। काव्यांजलि, मुझे सच में पता नहीं था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, वरना मैं यकीनन पहले लौट आता और उस शिवांग को तुम्हारा मूड खराब करने का कोई मौका नहीं देता। यश साफ देख सकता था कि इमोर्टल वाइल्ड रेसिडेंस की भीड़भाड़ में काव्यांजलि पूरे समय असहज रही थी। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। काव्यांजलि ने अपने सिर पर सजी 7 कलर्ड जेड हॉट हेयरपिन को छुआ। मुझे ये हेयरपिन सच में बहुत पसंद है। थोड़ी देर रुककर काव्यांजलि अचानक बोली, असल में आज मेरा असली जन्मदिन नहीं है। तुम्हारा असली जन्मदिन नहीं है? फिर तुम्हारा जन्मदिन कब होता है? मुझे खुद भी नहीं पता। यश के माथे पर सिलवटें उभर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। काव्यांजलि की आंखों में एक गहरी उदासी तैर गई, पर उदास होने के बावजूद वह यश को अपनी कहानी सुनाती रही। मुझे पुराने सेक्ट लीडर ने तब उठाया था जब वे अपनी मौत से 1 साल पहले डार्क माउंटेन रेंज से गुजर रहे थे।
कहते हैं मैं उस वक्त बहुत छोटी सी बच्ची थी और मैंने 7 रंगों वाला एक छोटा सा लिबास पहना हुआ था। उसी लिबास की वजह से मेरा नाम काव्यांजलि रखा गया। बाद में पुराने सेक्ट लीडर और मौजूदा सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ ने उसी दिन को मेरा जन्मदिन तय कर दिया जिस दिन मुझे सेक्ट में लाया गया था। मुझे माफ़ करना, कोई बात नहीं, अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है और मैं बिल्कुल भी उदास नहीं होती। बस कभी कभी जब मैं लोगों को ये कहते सुनती हूँ कि सबके माता पिता होते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मेरे माता पिता कैसे दिखते होंगे। काव्यांजलि ने कहा, अरे हाँ, तुम्हारे माता पिता कैसे दिखते हैं और क्या वे तुमसे बहुत प्यार करते हैं? काव्यांजलि ने उत्सुकता से पूछा। मेरे पिताजी काफ़ी हद तक मेरे जैसे ही दिखते हैं, बस बचपन में वे मेरी खूब पिटाई किया करते थे। पर मेरी माँ बहुत ही प्यारी हैं, वे हमेशा मुझे डांट से बचाती हैं। वे दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर मौका मिला तो भविष्य में मैं तुम्हें उनसे मिलवाने जरूर ले चलूँगा। सच, तुम्हें मुझे उनसे मिलवाने जरूर ले चलना होगा। इतना कहते ही काव्यांजलि के गालों पर शर्म की एक सुर्ख लाली छा गई। भले ही काव्यांजलि किसी अप्सरा की तरह दुनिया से दूर रहती थी, पर वह दुनियादारी के इन इशारों को खूब समझती थी। हाँ, तुम शर्मा रही हो। फेरी पीक पर चांद की खूबसूरत रोशनी के नीचे उनकी परछायां लंबी होती चली गईं। सच कहा जाए तो यश, इंस्ट्रक्टर राघव और काव्यांजलि के बीच कोई राज नहीं छिपा था। काव्यांजलि अच्छी तरह जानती थी कि यश ने एक हाफ ब्लडलाइन डिवाइन एबिलिटी हासिल की है। और फिर यश के कड़े इम्तिहान के दिन शुरू हुए। नहीं, जब तक तुम अपनी डिवाइन सोल की ताकत को पहले स्तर ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन रेल्म तक नहीं पहुंचा देते, तुम फेरी पीक छोड़कर कहीं बाहर अनुभव लेने नहीं जा सकते। अगले दिन जब यश ने काव्यांजलि से बाहर जाकर कल्टीवेशन बढ़ाने की बात कही तो काव्यांजलि ने साफ इनकार कर दिया। डिवाइन सोल का पहला स्तर ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन रेल्म हासिल करने में कितना समय लगेगा? किसी आम इंसान को रात दिन मेहनत करने पर कम से कम 3 साल लगते हैं। लेकिन तुम्हारी स्पिरिट कंट्रोल आर्ट डिवाइन सोल को बढ़ाने में गजब का काम करती है, और ऊपर से मेरे स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड की मदद से यह काम कुछ ही महीनों में हो जाना चाहिए, काव्यांजलि ने समझाया। ठीक है, फिर यश को उसकी बात माननी ही पड़ी। काव्यांजलि के मुताबिक शरीर की कोई भी चोट, यहाँ तक कि हाथ पैर कट जाने पर भी कल्टीवेशन ऊंची होने पर इमोर्टल पिल्स से सब ठीक हो सकता है। पर डिवाइन सोल पर आई चोट को भरना लगभग नामुमकिन होता है। एक बार डिवाइन सोल को गहरा नुकसान पहुंच जाए तो इंसान या तो मर जाता है या फिर हमेशा के लिए जिंदा लाश बन जाता है। खासकर अब जब यश के पास एक हाफ ब्लडलाइन डिवाइन एबिलिटी थी तो उसे इस्तेमाल करने में डिवाइन सोल की बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती थी। इसलिए काव्यांजलि चाहती थी कि यश जल्द से जल्द अपनी मानसिक ताकत को मजबूत कर ले। फेरी पीक के क्वाइट रूम के अंदर यश की उंगली की नोक से 30 फुट लंबी स्वॉर्ड क्यूई निकल रही थी। उस स्वॉर्ड क्यूई के सिरे पर 100 पाउंड का एक भारी पत्थर हवा में डगमगाता हुआ टिका था। यश के माथे से पसीने की बूंदें पानी की तरह नीचे टपक रही थीं। बस, तुम अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुके हो। मैंने तुम्हारे लिए खुराक तैयार कर रखी है, इसे जल्दी से पी लो। इसे पीकर 2 घंटे आराम करना और फिर दोबारा प्रैक्टिस शुरू करना। काव्यांजलि ने अपने गोरे हाथों से स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड का कटोरा यश की तरफ बढ़ाया। जैसे ही यश ने कटोरा थामा, पास बैठा क्लाउड विंग शावक लिटिल कैट, जो बोरियत से यश को प्रैक्टिस करते देख रहा था, अचानक उछलकर यश की बांह पर आ बैठा और उसने कटोरे में रखे हरे रंग के तरल पर झपट्टा मारा। प्यासे हो क्या? पानी वहां रखा है लिटिल कैट, यश ने शावक के झपटे से कटोरे को बचाते हुए कहा। वूफ वूफ, क्लाउड विंग शावक ने यश को देखकर मासूमियत से आवाज निकाली, उसकी नजरें कटोरे पर ही टिकी थीं। तुम्हें ये पीना है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। यह शावक गजब का चालाक था। यश से दाल न गलते देख वह तुरंत उछलकर काव्यांजलि की गोद में जा बैठा और मासूमियत से आवाजें निकालने लगा। उसकी गुलाबी जीभ बार बार यश के कटोरे की तरफ लपलपा रही थी। छोटे बदमाश, तुम जीत गए। रुको, मैं तुम्हारे लिए एक कटोरा और लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद काव्यांजलि एक और कटोरा लेकर लौटी जिसे पीकर शावक मजे से लेट गया। तुमने सच में इसे ये पिला दिया? बेचारा छोटा सा जीव है, एक कटोरा पी लेने दो। ये सुनकर यश का मुंह खुला रह गया। यश को याद था कि कुछ दिन पहले जब सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ काव्यांजलि के पास आए थे तो बहुत मिन्नतों के बाद उन्हें स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड के सिर्फ 3 कटोरे मिल पाए थे और जाते वक्त वे 30 स्पिरिट क्रिस्टल्स की भारी रकम छोड़ गए थे। अब वही अनमोल तरल, जिसकी कीमत 10 स्पिरिट क्रिस्टल्स प्रति कटोरा थी, एक शावक मजे से चाट रहा था। दूसरी तरफ यश रोज काव्यांजलि के हाथों से कम 3 कटोरे स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड पी रहा था। पूरे सेक्ट में शायद सिर्फ यश को ही यह शाही रुतबा हासिल था, यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर राघव को भी यह नसीब नहीं था। आने वाले दिनों में यश ने अपनी रात दिन की मेहनत जारी रखी। दिन में वह स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड पीकर डिवाइन सोल की प्रैक्टिस करता और रात को अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए कंडेंसिंग ट्रू पिल्स खाता। हालांकि उसके ट्रू एसेंस के बढ़ने की रफ्तार बेहद धीमी थी, जबकि उसकी डिवाइन सोल की तरक्की हैरान कर देने वाली थी। यश रोज उस क्लाउड विंग शावक के साथ ब्लड सैक्रिफाइस आर्ट का अभ्यास करता था।
दोनों के बीच का मानसिक रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि यश के दिमाग में बस एक ख्याल आते ही शावक समझ जाता था कि उसे क्या करना है। कुर्सी खींचना, फल तोड़कर लाना या हवा में कलाबाजी खाना, वह शावक गजब का समझदार हो चुका था। पर अजीब बात यह थी कि उस शावक को जैसे एक बुरी लत लग गई थी। वह जैसे ही यश को स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड पीते देखता, तुरंत काव्यांजलि की गोद में चढ़कर रोने का नाटक करने लगता। शुरुआत में रोज एक कटोरे से बढ़कर अब उसकी खुराक रोज 2 कटोरे हो चुकी थी। अगर काव्यांजलि उसे न देती तो उसकी मोतियों जैसी आंखों में आंसू तैर आते, जिन्हें देखकर काव्यांजलि का दिल पिघल जाता। कभी कभी यश को लगता कि यह शावक कोई याओबीस्ट नहीं, बल्कि कोई भेष बदला हुआ शातिर इंसान है। दिन बीतते गए, पर यश ने ध्यान दिया कि काव्यांजलि का खूबसूरत चेहरा न जाने क्यों दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था। काव्यांजलि, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ रहा है? स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में पहुंच जाने के बाद तो इंसान को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। इस स्थिति ने यश को अंदर से बेचैन कर दिया। तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो यश कि अगर काव्यांजलि तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दे तो भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। इंस्ट्रक्टर राघव गुस्से से तमतमाती हुई बाहर से अंदर आईं। तुम्हें क्या लगता है कि काव्यांजलि का ये स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड किसी पेड़ पर उगता है? रोज तुम्हें 3-4 कटोरे पिलाना और ऊपर से तुम्हारे उस छोटे जानवर को 2 कटोरे देना, तुम्हें सच में लगता है कि यह कोई साधारण पानी है जिसे काव्यांजलि बस यूं ही घोलकर तैयार कर देती है? इस स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड का हर एक कटोरा काव्यांजलि अपने शरीर की। दीदी राघव, बस करिए। यह मेरा खुद का फैसला है, इसमें यश की कोई गलती नहीं है। मैं ही चाहती हूं कि यश जल्द से जल्द अपनी डिवाइन सोल को मजबूत कर ले। काव्यांजलि ने इंस्ट्रक्टर राघव को बीच में ही टोक दिया। ये सुनते ही यश को लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने भारी हथौड़ा मार दिया हो। हाँ, वह सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ था। उसने कभी सोचा ही नहीं कि यह अनमोल तरल आखिर आता कहाँ से है। जरा सोचिए, सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ जैसे इंसान महीने में एक बार आकर मुश्किल से 3 कटोरे ले पाते थे और उसके बदले भारी कीमत चुकाते थे। यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर राघव भी महीने में बस 2-3 कटोरे ही हासिल कर पाती थीं। ऐसी अनमोल चीज़ यश रोज 3-4 कटोरे गटक रहा था और उसका शावक भी 2 कटोरे चाट रहा था। यश ने बहुत जिद की, पर काव्यांजलि ने कुछ नहीं बताया, बस यही कहा कि वह बिल्कुल ठीक है और कुछ दिन आराम करने से सब सही हो जाएगा। काव्यांजलि के उस पीले और कमजोर चेहरे को देखकर यश के दिल में एक ऐसी चुभन उठी जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। उसने जानबूझकर अपनी प्रैक्टिस की रफ्तार धीमी कर दी। काव्यांजलि के लाए हुए उस तरल की एक बूंद भी उसने अपने गले से नीचे नहीं उतारी। पहली बार यश ने उस रोते हुए शावक पर अपना गुस्सा निकाला और उसे एक चांटा मारकर दूर झाड़ दिया। ये हैरानी की बात थी कि यश के इस गुस्से के बाद वह शावक जैसे सब कुछ समझ गया और उसने दोबारा कभी रोकर उस तरल को मांगने का नाटक नहीं किया। यश के लिए सुकून की बात यह रही कि 6-7 दिन तक इस तरह आराम करने के बाद काव्यांजलि के चेहरे पर दोबारा वही पुरानी सुर्ख रौनक लौट आए। काव्यांजलि के बहुत ज़्यादा जिद करने पर यश ने दोबारा वह तरल पीकर प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन इस बार यश की एक सख्त शर्त थी, काव्यांजलि रोज सिर्फ 2 कटोरे तरल ही तैयार करेगी। उन 2 कटोरों में से 1.5 कटोरा यश के लिए था और बचा हुआ आधा कटोरा उस शावक लिटिल कैट के लिए। यश सच में उस छोटे जीव की उन मासूम और रोती हुई नज़रों का सामना नहीं कर सकता था। 2 महीने बाद फेरी पीक के क्वाइट रूम के अंदर काव्यांजलि का लाया हुआ तरल पीने के बाद यश ने 2 घंटे आराम किया। वह जैसे ही दोबारा प्रैक्टिस शुरू करने वाला था, उसकी नज़रें बगल में रखी अपनी हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड पर गईं। नज़रें पड़ते ही वह हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड अचानक एक अजीब सी सनसनाहट के साथ कांप उठी। यश चौंक गया। उसने दोबारा ध्यान से देखा तो तलवार पहले से भी ज़्यादा जोर से कांपने लगी। यश के चेहरे पर खुशी की एक ऐसी गजब की लहर दौड़ी जो छिपाए नहीं छिप रही थी। जैसे ही उसकी डिवाइन थॉट उस हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड पर पूरी तरह केंद्रित हुई, उसके दिमाग के बस एक इशारे से वह भारी तलवार अचानक जमीन से 3 फुट ऊपर हवा में तैरने लगी। डिवाइन सोल फर्स्ट लेवल ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन रेल्म हासिल हो चुका था। ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन रेल्म हासिल करने के ठीक 2 दिन बाद काव्यांजलि की नम और भावुक नज़रों के बीच यश ने फेरी पीक से विदा ली। अगर हिसाब लगाया जाए तो यश फेरी पीक पर कुल मिलाकर लगभग आधा साल बिता चुका था। इस आधे साल के दौरान यश और काव्यांजलि के बीच का रिश्ता बहुत तेजी से गहरा हुआ था। भले ही दोनों में से किसी ने भी अपने दिल की बात जुबान से नहीं कही थी, पर दोनों एक दूसरे के दिल का हाल बखूबी समझते थे। रोज की मुलाकातें, वह शर्माना और आंखों ही आंखों में होने वाली बातें उनके प्यार को और मजबूत कर रही थीं। काव्यांजलि का स्वभाव बहुत ही सीधा और पाक था। वह अपनी पसंद और नापसंद को दुनिया से नहीं छिपाती थी। अगर वह यश को चाहती थी तो पूरे हक से चाहती थी। दुनिया चाहे जो सोचे, यहाँ तक कि सेक्ट लीडर भी आ जाएं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यश इस तरह बेफिक्र होकर नहीं सोच सकता था। चाहे वह मयंक मल्होत्रा का पुराना मामला रहा हो, लेगेसी की घटना हो, या फिर शिवांग की बार बार की बदतमीजियां, इन सब ने उसे यह एहसास दिला दिया था कि उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी।
ताकतवर बनकर ही वह अपनी चाहतों को हासिल कर सकता था और अपने करीबियों की हिफाजत कर सकता था। यश की 4 मेरिडियंस वाली मामूली ब्लडलाइन के साथ रोज कंडेंसिंग ट्रू पिल्स खाने के बावजूद उसकी तरक्की की रफ्तार उसके अपने हिसाब से बहुत धीमी थी। यश ने अंदाजा लगाया कि अगर वह फेरी पीक पर इसी तरह 2 महीने और प्रैक्टिस करे तो उसकी कल्टीवेशन ट्रू एसेंस 5th लेवल के मिडल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर पाएगी। 4 महीने में बस एक छोटा सा स्तर। ट्रू एसेंस 5th लेवल के 4 छोटे स्तर होते हैं: अर्ली स्टेज, मिडल स्टेज, लेट स्टेज और पीक। इस रफ्तार से चाहे जितनी भी कंडेंसिंग ट्रू पिल्स मिल जाएं, यश को 5th लेवल के पीक तक पहुंचने में कम से कम 1 साल लग जाएगा। ये रफ्तार वैसे तो सेक्ट के कई इनर सेक्ट डिसाइपल्स की नज़र में बहुत तेज मानी जाती थी। बहुत से डिसाइपल्स को ट्रू एसेंस रेल्म का एक स्तर पार करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, पर यश की नज़र में ये बेहद धीमा था। अगर वह आम डिसाइपल्स की तरह धीरे धीरे कल्टीवेशन करता रहा और खुद आगे बढ़कर मौके नहीं तलाशे तो भविष्य में वह ज़्यादा से ज़्यादा एक सेक्ट डीकन ही बन पाएगा। भला तब वह काव्यांजलि जैसी हस्ती के काबिल कैसे कहलाएगा। यश को खुद आगे बढ़कर अपनी ताकत बढ़ाने के नए रास्ते खोजने थे। बहुत सोचने के बाद यश की मौजूदा जानकारी के हिसाब से तरक्की के सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। पहला रास्ता उसके शरीर में मौजूद मिराज ड्रैगन पल से जुड़ा था। जब यश ने फैंटम स्नैक किंग और सिल्वर लाइन डेमोनिक कॉन्डोर किंग को मारा था तो मिराज ड्रैगन पल ने उन दोनों किंग रैन क्याओ बीस्ट्स की सारी ऊर्जा और मांस सोख लिया था। इससे यश को लगा कि किंग रैन क्याओ बीस्ट्स को मारने से मिराज ड्रैगन पल में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। भले ही सोखी गई ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा मिराज ड्रैगन पल के पास चला गया था, पर जो छोटा सा हिस्सा यश को मिला था उसने भी उसकी कल्टीवेशन को आसमान पर पहुंचा दिया था। यश का पहला विचार यही था कि वह बाहर जाए, जानकारी जुटाए और किंग रैन क्याओ बीस्ट्स का शिकार करे। लेकिन इसके लिए सही मौके का इंतजार करना होगा। किंग रैन क्याओ बीस्ट्स को मारना तो दूर की बात है, उन्हें खोजना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। वह जब चाहे उनका शिकार नहीं कर सकता था। दूसरा रास्ता अभी भी मेडिसिनल पिल्स पर ही टिका था, खासकर और ज़्यादा ताकतवर तथा एडवांस्ड पिल्स पर। लेकिन ट्रू एसेंस रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए तरक्की देने वाली पिल्स बहुत कम होती हैं। कंडेंसिंग ट्रू पिल के अलावा सबसे खास डेमन स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल मानी जाती है। पिछली सेक्ट प्रतियोगिता में यश को जो ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड की डेमन स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल मिली थी उसने उसकी आधे साल की कड़े अभ्यास का समय बचा लिया था। श्रेया मल्होत्रा की लेगेसी यात्रा के दौरान उसे काफ़ी सारे याओकोर भी मिले थे। भले ही छोटे याओ बीस्ट्स के शरीर से याओकोर निकलने की संभावना बहुत कम होती है, पर अर्थ रैंक इंटरमीडिएट वाले अजूर ओरिजिन पर्पल क्लियर टाइगर के याओकोर के अलावा यश को एक अर्थ रैंक लो ग्रेड का याओकोर, 2 ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड के याओकोर और 2 ह्यूमन रैंक मीडियम ग्रेड के याओकोर मिले थे। याओकोर डेमन स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल बनाने के लिए सबसे जरूरी कच्चा माल होते हैं। यश का इरादा किसी अल्केमिस्ट को खोजकर इन सबको पिल्स में बदलवाने का था। भले ही अल्केमिस्ट बहुत कम मिलते थे, पर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के पास अपने खुद के कई अल्केमिस्ट मौजूद थे। लेकिन यश ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि सेक्ट के अल्केमिस्ट हद से ज़्यादा व्यस्त थे। सेक्ट के 8000 आउटर सेक्ट डिसाइपल्स और 300 इनर सेक्ट डिसाइपल्स की रोज की पिल्स की ज़रूरतें ही अपने आप में एक पहाड़ जितनी थीं। वे अल्केमिस्ट बिना रुके काम कर रहे थे। ट्रू डिसाइपल्स और सेक्ट एल्डर्स के ऑर्डर ही कतार में लगे थे, तो यश जैसे इनर सेक्ट डिसाइपल का नंबर आना तो सपने जैसा था। यहाँ तक कि अगर वह हेवन रैंकिंग के टॉप 10 डिसाइपल्स में शामिल भी हो जाए तो भी उसका नंबर आने में आधा साल लग जाएगा। यश इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था। लेकिन सेक्ट के बाहर ब्लैकवाटर किंगडम की राजधानी ब्लैकवाटर रॉयल सिटी में बहुत से आज़ाद अल्केमिस्ट रहते थे। पूरे किंगडम में मशहूर ब्लैकवाटर पिल किंग भी उसी ब्लैकवाटर रॉयल सिटी में रहते थे। वहाँ मौजूद वे अल्केमिस्ट मुहमान की कीमत लेकर किसी के लिए भी पिल्स तैयार कर देते थे। ये रास्ता यश को इंस्ट्रक्टर राघव ने सुझाया था। यश ने अब ब्लैकवाटर रॉयल सिटी जाने का मन बना लिया था। अगर वह अपने सारे याओकोर को डेमन स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल्स में बदलवा ले तो उसकी ताकत यकीनन कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन ब्लैकवाटर रॉयल सिटी निकलने से पहले यश का इरादा सेक्ट ग्रैंड हॉल जाकर वहां से ब्लैकवाटर रॉयल सिटी से जुड़े कुछ सेक्ट मिशन लेने का था। हेवन रैंकिंग के टॉप 10 में पहुंच जाने के बाद डिसाइपल्स के लिए हर महीने मिशन करना जरूरी नहीं होता था, पर साल भर के 12 मिशन पूरे करना फिर भी अनिवार्य था। सेक्ट ग्रैंड हॉल के अंदर हमेशा की तरह काफ़ी चहल पहल थी। प्रणाम सीनियर ब्रदर यश। नमस्ते सीनियर ब्रदर यश। यश जैसे जैसे आगे बढ़ा, हॉल में मौजूद इनर सेक्ट डिसाइपल्स ने पूरे अदब से उसके लिए रास्ता छोड़ दिया और चारों तरफ से अभिवादन की आवाज़ें गूंजने लगीं। बाकी घमंडी हेवन रैंकिंग डिसाइपल्स के विपरीत यश ने मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए हर एक के अभिवादन का जवाब दिया। उसे याद आया कि बस 1 साल पहले वह खुद भी इन्हीं में से एक था। क्या पता आने वाले कुछ सालों में इन्हीं डिसाइपल्स के बीच से कितने सारे नए यश निकलकर सामने आ जाएं। सीनियर ब्रदर यश, पहले आप जाए।
जब यश अर्थ ग्रेड मिशन की सूची के पास पहुंचा तो न सिर्फ मिशन चुन रहे एक डिसाइपल ने अपनी जगह यश को दे दी, बल्कि सूची संभालने वाले सैक डीकन ने भी अपनी कुर्सी से उठकर यश का स्वागत किया। कुछ महीने पहले हुए उस युद्ध ने, जहां यश ने पहले 69वें नंबर के अभिमन्यु सोलंकी को हराया और फिर 13वें नंबर के तेजस को बस एक ही वार में धूल चटा दी थी, सैक में यश का रुतबा हमेशा के लिए तय कर दिया था। भले ही सब जानते थे कि यश एक मामूली यूटिलिटी डिसाइपल रहा है, पर अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उसे नीची नज़र से देखे। डीकन, क्या ब्लैक वाटर रॉयल सिटी या उसके आसपास का कोई सेक्ट मिशन खाली है? यश ने बहुत ही शालीनता से उस सेक्ट डीकन से पूछा। यश का उसूल हमेशा साफ रहता था, ईंट का जवाब पत्थर से और इज्जत का जवाब दोगुनी इज्जत से। जरा रुकिए, मैं अभी देखता हूँ। 2 मिशन मौजूद हैं, एक बिना किसी पाबंदी वाला सामान्य मिशन है और दूसरा सीमित समय तथा सीमित लोगों वाला खास मिशन है, सेक्ट डीकन ने बताया। दिखाए मुझे। जल्द ही यश को दोनों मिशन समझ में आ गए। उनमें से सामान्य मिशन ब्लैक वाटर रॉयल सिटी से 100 मील दूर ब्लैक गोल्ड लेक से 10 ब्लैक गोल्ड ग्रास इकट्ठा करने का था, जिसके बदले 2000 सैक कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलने वाले थे। इसकी कोई समय सीमा नहीं थी। दूसरा मिशन ब्लैक वाटर रॉयल सिटी में मौजूद सेक्ट के ब्लैक वाटर डोजो में 1 महीने तक तैनात रहकर वहां के प्रभारी एल्डर के हुक्म का पालन करने का था। ये सिर्फ 5 हेवन रैंकिंग डिसाइपल्स के लिए सीमित था और इसके बदले 5000 पॉइंट्स मिलने वाले थे, जो 2 सैक मिशन के बराबर गिने जाते। यश ने डोजो की सुरक्षा वाले ऐसे मिशन के बारे में सुन रखा था। ये आमतौर पर बहुत आसान होते थे, बस छोटी मोटी व्यवस्था संभालनी होती थी, पर इनके लिए ताकत और रुतबे की सख्त जरूरत पड़ती थी। मैं दोनों मिशन ले लेता हूँ। हाँ, बहुत अच्छे। अगर तुम वहाँ जाओगे यश, तो ब्लैक वाटर डोजो वाले वे बुजुर्ग एल्डर सच में बहुत खुश होंगे। इतना कहते ही सैक डीकन ने यश के पहचान पत्र पर दोनों मिशन दर्ज कर दिए। डोजो वाले मिशन में अब 4 लोग पूरे हो चुके थे। आपका बहुत शुक्रिया डीकन। शुक्रिया अदा करके यश जैसे ही सेक्ट ग्रैंड हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ा, डिसाइपल्स ने फिर से उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। अचानक यश को अपने चेहरे पर एक तेज चुभन महसूस हुई, जैसे किसी की खूंखार किलिंग इंटेंट सीधे उसकी तरफ बढ़ रही हो। उसने सिर उठाकर देखा तो हेवन रैंकिंग का नंबर 1 डिसाइपल कबीर चौहान अपनी खाली आस्तीन लहराता हुआ हॉल के अंदर कदम रख रहा था। उसकी खूनी नजरें सीधे यश पर टिकी थीं। यश मुस्कुरा दिया, उसके शरीर की ऊर्जा जागी और उसने मन ही मन अपनी स्वॉर्ड हॉट क्लैरिटी को तैयार कर लिया। सनसनाहट हुई। यश के शरीर से एक बारीक सी स्वॉर्ड क्यूई निकली, जिसने कबीर की आंखों से निकलने वाली उस खूंखार किलिंग इंटेंट को हवा में ही चकनाचूर कर दिया। सीनियर ब्रदर कबीर, कैसे हैं आप? काफी समय बाद मुलाकात हुई। यह एक हाथ वाले योद्धा का लिबास आप पर खूब जंच रहा है। यश के जुबान पर चाहे जो तंज रहा हो, पर उसकी नजरें पूरी तरह चौकन्नी थीं। आसपास खड़े डिसाइपल्स की सांसें अटक गईं। क्या सीनियर ब्रदर यश सीधे हेवन रैंकिंग के नंबर 1 डिसाइपल को ललकार रहे थे? कबीर की आंखों में नफरत की ज्वाला भड़क उठी। उस दिन यश ने न सिर्फ उसका बायां हाथ काटा था, बल्कि उसके कंधे का एक बड़ा हिस्सा भी उड़ा दिया था। बाद में जब वह दोबारा स्पिरिट क्रिस्टल की खदान में गया था, तो यश के बिछाए जाल में फंसकर वह बस मरते मरते बचा था। अब कबीर यश के खून का प्यासा था। ये शरीर मुझे मेरे माता पिता से मिला है। मैं अपने कटे हुए हाथ का ये बदला 10 गुना 100 गुना चुका कर रहूंगा। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं अपने हाथों से टुकड़ों में काट दूंगा। कबीर ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। जो दूसरों की जान लेने निकलेगा, वह खुद भी मारा जाएगा। जो कोई भी मेरा सिर चाहेगा, मैं यकीनन उसके माथे में कई आर पार छेद कर दूंगा। यश 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कबीर ने दांत पीसे और सिर हिलाया। आज से ठीक 3.5 महीने बाद होने वाली सैक्ट प्रतियोगिता में मेरा और तुम्हारा, जो हेवन रैंकिंग में 10वें नंबर पर है, एक खूनी मुकाबला होगा। उस दिन मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग करके ही दम लूंगा। कबीर ने हुंकार भरी। उसके शरीर से एक भयानक खौफनाक ऊर्जा यश की तरफ बढ़ी। बिल्कुल सही कहा, मैं भी तुमसे वैसे ही निपटूंगा जैसे मैंने विक्रांत सोलंकी से निपटा था। उम्मीद है तब तुम्हारी गर्दन तुम्हारे इस कटे हुए हाथ से ज्यादा मजबूत होगी, ताकि वह मेरी तलवार से दोबारा न कट जाए। इतना कहकर यश हवा में लहराते हुए बाहर निकल गया। कबीर का चेहरा राख जैसा सफ़ेद पड़ गया। उसकी इकलौती बची हुई मुट्ठी कसकर भींच गई और उसकी खाली आस्तीन हवा में कांपती रही। हॉल में मौजूद बाकी डिसाइपल्स के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। हेवन रैंकिंग के नंबर 1 डिसाइपल सीनियर ब्रदर कबीर का बायां हाथ हमारे सीनियर ब्रदर यश ने काटा था। इसका मतलब सीनियर ब्रदर यश की असली ताकत। ये सोचते ही सबकी नज़रें गहरे अदब और खौफ से झुक गईं। सेक्ट ग्रैंड हॉल के अंदर आग उगलती आंखों वाले कबीर ने एक सेक्ट डीकन के पास जाकर कड़क आवाज में दहाड़ लगाई। 5वें एल्डर के हुक्म से मैं यहाँ हेवन एंड अर्थस्टोन फॉरेस्ट में जाने का पहचान पत्र लेने आया हूँ।